इस व्याख्यानमाला कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर मोहन यादव जी बुंदेलखंड के अनेक जिलों से पधारे हुए न्यास से प्रेम रखने वाले कार्यकर्ता बंधुओं, देवी सज्जनों, शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे जिले के समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण, जिले के सभी वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायकगण, आप सबका इस चतुर्थ व्याख्यानमाला में स्वागत है। मैं थोड़ा इस व्याख्यानमाला की पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा। अप्रैल नवंबर 2016 में दद्दा जी की मृत्यु के पश्चात हमारी पूज्य माता जी श्रीमती शांति मिश्रा ने कहा कि दद्दा जी सेवा के कार्य करते थे, उस पर कुछ आगे भी गतिविधियां चलती रहें। आदमी तो आता रहता जाता रहता है और इस न्यास का गठन हुआ। शायद इतना सोचा नहीं था, उससे आगे भी काम चल पड़ा और आज 4 सालों में देखते देखते सतना में न्यास का गठन हुआ। सतना से छतरपुर, पटना, टीकमगढ़, रीवा, सागर, प्रयागराज, दिल्ली, अनेक जगह पे एक कारवां बनता रहा, लोग जुड़ते गए। आदरणीय मोहन जी से मेरी बात हुई कि हम 3 व्याख्यानमालाएं इसी सभागृह में आयोजित कर चुके हैं, मैं चौथे में आपको बुलाना चाहता हूं। मोहन जी ने कहा कि मैं अवश्य आऊंगा, लेकिन विषय क्या होगा, विषय की चर्चा हो। मेरे मन में हमेशा था कि लोग राजनेताओं को केवल राजनीतिक चुनाव और तिकड़मबाजी के रूप में जानते हैं। मेरा हमेशा से दृढ़ मत रहा है कि राजनेताओं में भी बहुत अच्छे योग्य लेखक, विचारक, चिंतक और सेवाभावी लोग रहते हैं। मेरी मोहन जी से सन 1990 से दोस्ती की बात कह सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी में मित्रता की बात होती है। जब मेरी शैशव अवस्था थी तब मोहन जी हमारे राष्ट्रीय मंत्री हुआ करते थे। मंच पे कौन कौन रहे, क्या रहे, ये बड़ा असमंजस रहता है। इस व्याख्यानमाला को आयोजन करने के लिए हमारे जो छतरपुर की टीम है, प्रवीण गुप्त जी, विनोद रावत जी, नरेंद्र मिश्रा जी आदि आदि कार्यकर्ताओं ने कहा कि इनको बुलाना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। तो मुझे ध्यान में एक बात आई कि उज्जैन में एक सुकृत नाम के संवत्सर की पुस्तक विमोचन में माननीय बाल आपटे जी उसमें मुख्य अतिथि थे, उसमें मुझे जाने का अवसर मिला। मैं छतरपुर वासियों से और आसपास से आए हुए लोगों को कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में व्याख्यानमालाओं का एक अलग महत्व होता है। वहां कोई राजनीतिक भाषण या राजनीतिक चर्चा नहीं होती है। और एक सांगली जिला है महाराष्ट्र में, मैं उसमें एक बार गया तो वहां पे 5 रुपए टिकट देके लोग व्याख्यानमाला में भाषण सुनने के लिए आते थे। मेरी जिंदगी में वो दिन है कि आज का दिन है। मेरे मन में हमेशा शिक्षकों के प्रति, गुरुओं के प्रति और जो अच्छी शिक्षा दें उनके प्रति हमेशा सम्मान का भाव आता है कि आज भी अच्छी बात सुनने के लिए लालायत हैं, चर्चित हैं। हमें केवल उचित अवसर और मौका मिलना चाहिए। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के द्वारा ऐसी व्याख्यानमाला शुरू हो, इसके लिए हमारे श्री दयानिधि उर्मलिया जी जो चंडीगढ़ में जिनका केंद्र है, 3 साल से वो बराबर आते रहे, इस बार किसी बैठक के कारण वो नहीं आ पाए, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसी 3 व्याख्यानमालाओं में, पहली व्याख्यानमाला में श्री समदड़िया जी आए थे, दूसरी व्याख्यानमाला के विषय में श्री वैशंपायन जी आए थे, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति हुआ करते थे। तीसरी व्याख्यानमाला में रामाशीष जी आए थे और सुश्री इंदुमती काटदरे जी जो पुनरुत्थान विद्यापीठ की कुलपति हैं, वो भी इसी मंच पे, इसी स्थान पे गत वर्ष हमको 15 नवंबर को संबोधित कर चुकी हैं। आज इस व्याख्यानमाला का यह चौथा कार्यक्रम है जिसमें आप सब आए हैं। आप सबका मैं न्यास की ओर से हाथ जोड़ करके स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वैसे तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना को भी लगभग इतना ही समय हुआ है। इनके कुलपति महोदय यहाँ बैठे हुए हैं। मूल कल्पना प्रथम कुलपति श्री प्रियव्रत शुक्ला जी ने कहा था कि एक पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी के नाम पे विश्वविद्यालय में एक शोधपीठ बनाई जाए। उसका कुछ काम भी आगे शुरू हुआ था, लेकिन विश्वविद्यालय भी अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है।
मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में उसके माध्यम से कुछ ना कुछ कार्य अवश्य शुरू होगा। हमारे कुल सचिव महोदय हैं, कुलपति जी हैं, शासन स्तर से जो जरूरत होगी वो आप करेंगे ही। माननीय शिक्षा मंत्री जी भी हमारे मित्र हैं, कल भी उन्होंने कहा कि पहले विश्वविद्यालय अच्छा स्थापित हो, बाकी के काम भी उसमें सब चलेंगे। और इस व्याख्यानमाला का मूल आयोजन विश्वविद्यालय होना चाहिए। 2 वर्षों के बैनर में भी वही लिखा हुआ था। अभी हमने कहा कि विश्वविद्यालय नहीं कर रहा है तो पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवान्यास इसको जरूर करें। मित्रों, आज का विषय जो है वो बड़ा अलग प्रकार का विषय है, क्योंकि हम अपनी डेली की डायरी में अंग्रेजी तारीख में लिखते हैं आज 13 दिसंबर 2020 है, विक्रम संवत 2077 चल रहा है, उसकी मार्गशीर्ष मास की आज कृष्ण पक्ष त्रयोदशी है। सरकारी कैलेंडर में माननीय जिलाधीश महोदय बैठे हैं, एक अलग तारीख आती है। फिर महाराष्ट्र में हमारे ब्रजेश अग्रवाल एक कार्यकर्ता है, उनको हमने कैलेंडर बनाने दिया तो हमारी माता जी की पुण्यतिथि को 15 दिन वो पीछे ले गए, क्योंकि महाराष्ट्र में अलग पंचांग चलता है। तो ये अनेक प्रकार के कंफ्यूजन चलते रहते हैं। मोहन जी हमारे पास दिल्ली में आते रहते, मेरी बात होती रहती, और हमने देखा है कि उन्होंने इस विषय में बहुत अच्छे काम किए। उनके परिचय में वो सब बातें बताई हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। आज हमारे देश में एक पंचांग की आवश्यकता की बात कही जाती है। देश विविध है, सरदार पटेल ने अनेक रियासतों को जोड़ के एक देश बनाया, लेकिन भाषा एक नहीं हो पाई तो पंचांग कैसे हो सकता है? इसके बारे में हमेशा विद्वानों के बीच में मतभेद और मनभेद बने रहेंगे। हमारे सतना से संजय अग्रवाल जी बैठे हैं, जो अच्छी पुस्तकें प्रकाशित करते हैं। दिल्ली से हमारे श्रीमान अनिल कुमार जी आए हैं, जो आयकर विभाग के बड़े अधिकारी हैं। इन सबको इस विषय में रुचि थी, वो सुनने के लिए आए हैं। और उन्होंने कहा कि मोहन जी का जैसे नाम है, मोहन जी वैसे ही अपनी मोहिनी भाषा में आज हमको नई नई जानकारी बताएंगे। मैं भी 8 साल पहले एक विक्रमोत्सव के कार्यक्रम में संघ के वरिष्ठ अधिकारी माननीय श्री सुरेश जी सोनी जी के साथ गया था, और उसमें जो उन्होंने बातें रखी, मैं हैरान था कि मोहन जी आप संघ की शाखा भी लगाते हो, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी करते हो, और ये सब लिखने पढ़ने का समय कहाँ मिल जाता? मैं हैरान हूं। कल वो जब हमारे साथ आ रहे थे तो रास्ते में उनके पास में पूरा नोट तैयार है। मैं किसी की कमी नहीं कहता हूं, लेकिन मैं अपने सभी राजनेता बंधुओं मित्रों से कहना चाहता हूं कि जरूर कुछ ना कुछ पढ़ा करें। पार्टी बहुत सारा साहित्य भेजती है, बहुत सारी जानकारी भेजती है, उनको अध्ययन करें। और अध्ययन करने के साथ साथ अपने क्षेत्र की जनता को, अपने क्षेत्र के लोगों को विद्यालयों में, महाविद्यालयों में उनको बताना चाहिए, तो ही हम एक अच्छे राजनेता हो सकते हैं। कई बार चर्चा चलती है मेरे स्वयं को लेकर के कि इतने सारे न्यास कार्यक्रम क्यों कर रहा है, पार्टी है, ये वो है। मैंने कहा कि हमारा एक अपनी रुचि है। मैं चाहता हूं कि सभी के मन में सेवा कार्य की भावना बनना चाहिए। और हमारे पूज्य पिताजी ने जो रास्ता बताई, मोहन जी भी अभी उसी बात को धौरा गांव में वृक्षारोपण और कार्यक्रम करके आए हैं, वस्त्र वितरण करके आए हैं, तो उन्होंने कही कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। सबके अपने अपने पुत्र पुत्रियां परिवार है, लेकिन उनसे हमारा क्या व्यवहार होता है, यह हमको हमेशा सोचनीय और चिंतनीय विषय होता है। आज इस विषय के ऊपर मैं कुछ कहूं, मैंने न्यास के बारे में कुछ बातें कही, आदरणीय परिचयकर्ता बहन जी ने कुछ बातें कही, तो मोहन जी इस विषय को बहुत अच्छे ढंग से कहने वाले हैं। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवान्यास अनेक प्रकार के कार्यक्रम करता है, इस व्याख्यानमाला के माध्यम से हर साल एक विषय छोड़ता है। आप उस पर जाइए, विचार करिए और मनन करिए, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन उपयोगी होगा। यहाँ से जाने के बाद सबको एक छोटी गतिविधियों की पुस्तिका मिलेगी, उसको लेके जाइए। अभी अभी आदरणीय मोहन जी ने कहा कि वे पंचांग लेके आए हैं, वो भी सबको यहाँ से जाते समय गेट पर जाएंगे, उसको लेके जाएंगे। देखेंगे कितनी बारीकी से तैयार किया है। अगले साल संवत 2078 विक्रमोत्सव शुरू होगा, उसकी तैयारी उनकी अभी से होती है। एक एक दिन, एक एक घड़ी, एक एक त्योहार, एक एक पर चर्चा, एक एक पंडितों का मंतव्य लेकर के मोहन जी इसको तैयार कराते हैं। आप सबके लिए वो काम भी आएगा, उसमें कई चीजें पीछे के पन्ने पे उपयोगी रहती हैं, वो भी हमारे काम में आएंगी।
जैसे कि हमने कहा कि भारतीय प्राचीन गणना ऐतिहासिक महत्व और इसकी वैज्ञानिकता क्या है, तो मैं इसमें 3-4 बातें कह के अपनी बात पूरी करूंगा। मुख्य वक्तव्य मोहन जी का होगा कि सबसे बड़ा विश्व का वैज्ञानिक समय गणना तंत्र भारत का है। भारत की गणना दुनिया में मानी जाती है क्योंकि हमारे देश में आदर्श सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य जैसे युग ऋषियों ने विश्व को भारतीय ज्ञान दर्शन हमारे यहाँ से प्रदान किया। और हम कहते हैं कि हम अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ते जा रहे हैं, हम पाश्चात्य परंपराओं को लेने की तरफ जा रहे हैं, जबकि हमारे देश में ज्ञान और विज्ञान पहले से मौजूद था। अभी अभी आयुर्वेद के डॉक्टरों और एलोपैथी के डॉक्टरों में एक बिल को लेकर के बड़ा विवाद चल रहा है। कैसे आयुर्वेद के लोगों को ऑपरेशन के लिए अनुमति दी जा रही है, वो क्या डॉक्टरी करेंगे, वगैरह वगैरह। लोगों को पता नहीं है कि हमारे देश में आयुर्वेद के देवता चरक सुश्रुत ने बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं। दिल्ली में हमारा अक्षरधाम मंदिर में वो ऑपरेशन कैसे किए जाते थे, उनमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे, वो वहां पर रखे हुए हैं। कभी हमें जाके वहां पे देखना चाहिए। तो इसलिए हम काल गणना के बारे में भी कहते हैं कि भारतीय काल गणना विश्व को मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त है। केवल इस पर एक समग्र कोई ग्रंथ नहीं होने से भ्रम बने हुए हैं। आदरणीय श्री सुरेश सोनी जी ने इस विषय में बहुत सारा काम मोहन जी के द्वारा उज्जैन शहर में करवाया है, वो उसमें जाएंगे। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति संकल्प करता है, चाहे सत्यनारायण की कथा करे, चाहे विवाह करे, चाहे वो करे। रावत जी आप बैठे हैं, कितना बढ़िया मंत्र में बताया जाता, कितने मनवंतर कब से लेकर के आर्यावर्त, भरतखंडे, सब पूरी चर्चा उसमें कही जाती है। तो क्या हम इस गणना को पोथी पंडिताई या पंडिताई के काम तक सीमित रखने वाले हैं या इसको आगे भी चलाना है? ये विचारणीय प्रश्न है आपके लिए। मुझे लगता है कि जब भी कोई उत्सव, पर्व, धार्मिक कार्यक्रम, विवाह, सामाजिक कार्यक्रम, नामकरण, पूजा पाठ, गृह प्रवेश, भूमि पूजन आदि आदि करते हैं, तो उस समय हम सरकारी कामकाज करते हैं तो हम कैलेंडर का प्रयोग अवश्य करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। हर उद्घाटन के पत्थर पे और भूमि पूजन के कार्यक्रम में पत्थर में तिथि डाली जाती है। हमारे चिंतन और दर्शन में भारतीयता हो। भारतीयत्व का तात्पर्य कोई पूजा पद्धति या पौमा पंडित वाली पद्धति नहीं है। भारतीयता में हमारे संस्कार हैं, हमारे विचार हैं, उन पर हमें आगे सामूहिकता रूप में विचार करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि अनेक घरों में, दक्षिण भारत में घर के बाहर ही जूते उतारे जाते हैं। कोविड काल में संस्कार अपने आप सरकार के नियमों ने बना दिया। हम बिना हाथ पांव धोए किसी के घर में जाते नहीं थे। वो पद्धति हमारे ऊपर सरकारी नियमों के तहत आ गई। क्या हमें इस पर सब पे सोचने की, विचार करने की जरूरत है कि जो हमारे प्राचीन संस्कार थे वो कितने अच्छे थे, कितने उपयोगी थे। इसी प्रकार से भारत में हम रविवार की छुट्टी मनाते हैं। रविवार की छुट्टी कहां से शुरू हुई, इस पर अलग अलग कहानियां हैं। हम जो समझते हैं, जो हमने समझा है कि हमारे यहाँ रविवार चर्च में जाने का दिन होता था और रविवार की छुट्टी इसलिए है कि लोग चर्च जा सकते हैं। हमारे पड़ोसी नेपाल में अभी शनिवार की छुट्टी होती है। हमारा ड्राइवर नेपाल का 22 साल से मेरे साथ दिल्ली में रहता है। वो कहता है, वो हमेशा आषाढ़ जेठ कार्तिक अगन बोलने लगता है। अगर भाई जनवरी फरवरी में बता दो। तो ये हमारे सीखने की बात है कि पड़ोसी देश, बहुत छोटा सा देश है, वो चैत्र वैशाख जेठ का प्रयोग करते हैं। क्या हम अपने बोलचाल की भाषा में दोनों शब्दों का उपयोग कर सकते हैं क्या? इसकी एक सोचने की जरूरत है। आधुनिक कालखंड में 25 साल, 50 साल, 75 साल का बड़ा महत्व है। कहते हैं 25 साल हो गई शादी की, क्या वेडिंग एनिवर्सरी के 25 साल कंप्लीट हो गए। हमारे जन्मदिन के 50 साल हो गए तो हमारी स्वर्ण जयंती होगी। 75 साल हो गए तो हीरक जयंती हो गई। 100 साल हो गए तो शताब्दी वर्ष हो गया। मुझे ध्यान में है, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कार्यक्रम था और श्री प्रमोद महाजन जी के घर 7 सफदरजंग रोड पे कार्यक्रम हो रहा था, तो वहां बोर्ड लगा देगा, मैं हतप्रभ था। सहस्त्र चंद्र दर्शन 80 साल में 1000 चंद्रमा का दर्शन अटल जी ने किया था।
और उसका महाराष्ट्र में, गुजरात में, पूरे जगह एक विशेष महत्व होता है। नारायण काले जी से रिला रहे हैं सहस्त्र चंद्र दर्शन। हमने कितने चंद्रमा देखे हैं? तो ये भी एक हमारे यहाँ भारत के अनेक भागों में संस्कारों का, कार्यक्रमों का महत्व। एक कालगणना के ही काम में आते हैं। अभी हम क्या होगा, 25 साल, 50 साल, 75 साल, रजत जयंती, स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती, शताब्दी समारोह, इससे हमें आगे जाना होगा। ठीक इसी प्रकार से 12 साल की कालगणना जोड़ी जाती है। कभी प्रयागराज में कुंभ होता है, इस साल अर्ध कुंभ हरिद्वार में होने वाला है। माघ मेले में न्यास की तरफ से हर साल 500 तीर्थयात्रियों के लिए संकर्षणाचार्य जी महाराज बैठे भीमकुंड वाले, ये पूरी व्यवस्था 3-4 साल से कर रहे हैं। इस बार इनकी तैयारी है। हम उन बातों को पूजा पद्धति से जोड़ते जा रहे हैं, जबकि एक माघ मास में गंगा तट पर, संगम तट पर रहने से कारण हमारे शरीर की आई हुई विकृतियां, बीमारियां ठीक होती हैं। हमें किसी नदी के जल के सम्मुख रहने की आदत होना चाहिए, हमारे पूर्वजों ने शुरू की थी। तो इस प्रकार से 12 वर्ष, 24 वर्ष और 48 वर्ष का भी हमारे जीवन में महत्व है, जो हम 25 वर्ष और 50 वर्ष पे चले गए। आज भारतीय कालगणना के बारे में अलग अलग दर्शन, अलग अलग विचार चर्चाओं में है। विद्वानों में भी मतैक्यता नहीं है। इसलिए एक लेखक ने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है और उन्होंने कहा है कि हम सृष्टि का परिचय अलग अलग ढंग से करते हैं। और जैसे हमने कहा काशी विद्वत सभा सबकी विद्वत सभा मानी जाती है, उन्होंने अलग अलग ढंग से कहा कि जगत स्थिति नयोजवृत्ति द्वे निखिलात्मने सच्चिदानंद रूपाय परस्मरे ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा एक है, उसका नमस्कार करके हमें चलना चाहिए। हम चाहे जिस पद्धति को माने, लेकिन धरती, जल, आकाश ये शाश्वत है, इनके साक्षी होकर के हमें चलना है। हर जगह इनकी उपयोगिता होती है। हम भी प्राचीन भारतीय काल गणनाओं के बारे में इस व्याख्यान माला में कुछ लेके जाएं। आदरणीय मोहन जी बहुत कुछ बताएंगे, मैं इससे अधिक और कुछ कहने वाला नहीं हूं। आप सब आए, न्यास के निमंत्रण को स्वीकार किया। बैठने की पद्धति में मंच पर 2 लोग हैं क्योंकि व्याख्यान माला है और महाराष्ट्र के सांगली का चित्र मुझे मन में दिखता है, इसलिए ऐसी पद्धति की है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।